पहली नजर में देखने में लग रहा है कि जिस विपक्षी एकता की कवायद में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं वो बीतते वक्त के साथ सफल हो रही है। इसकी वजह यह है कि पहले के मुकाबले इस विपक्षी एकता में बीजेपी विरोधी पार्टियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लेकिन क्या विपक्षी एकता में पार्टियों की संख्या बढ़ने से इस विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों की लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त तक ही सीमित रह जाएगा और अंतिम नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में होंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 23 जून को विपक्षी एकता की जो बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी, उसमें बीजेपी विरोधी कुल 15 दल शामिल थे। इन 15 दलों में 3 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम। बाकी की जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई और सीपीआई-एमएल राज्य स्तर की पार्टियां थीं जो इस विपक्षी एकता की बैठक में शरीक हुई थी। लेकिन अब इस विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, उसमें करीब 24 पार्टियां शिरकत करने वाली हैं। यानी कि 1 महीने से भी कम वक्त में नीतीश कुमार ने इस विपक्षी एकता के लिए बीजेपी विरोधी कुल 9 और दलों को भी मना लिया है। कहा जा रहा है कि 17 और 18 जुलाई को संभावित विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में पटना में शामिल पार्टियों के अलावा एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस जोसफ, केरला कांग्रेस मणि और इंडियन मुस्लिम शामिल हो सकते हैं। और इन सभी को न्योता नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजा है और सब इस पर मान भी गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये 9 पार्टियां इस विपक्षी एकता में शामिल हो भी जाती हैं तो उनका विपक्षी एकता की मजबूती पर असर कितना होगा? जिस एमडीएमके के विपक्षी एकता में शामिल होने की बात की जा रही है, उसका असर तमिलनाडु और पुडुचेरी 2 राज्यों में है। इनके पास लोकसभा का 1 सांसद है, राज्यसभा का भी 1 सांसद है और तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से इनके पास 4 विधायक हैं। 2024 के लिहाज से एमडीएमके की संख्या को 1 ही गिना जा सकता है। इस विपक्षी एकता में शामिल होने की हामी भरने से पहले एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा रहा है। बाकी एमडीएमके यानी कि मारूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाने वाले वायापुरी गोपाल स्वामी उर्फ वाकियो ने यह पार्टी तब बनाई थी जब 1994 में इन्हें करुणानिधि ने डीएमके से निकाल दिया था, क्योंकि तब वाकियो को करुणानिधि के बेटे और फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में वाकियो स्टालिन के साथ एक मंच पर बैठने में कितने सहज महसूस कर पाएंगे, ये तो 17-18 जुलाई को ही तय हो पाएगा। विपक्षी एकता में जुड़ने वाली दूसरी नई पार्टी है केडीएमके यानी कि कोंगू देसा मक्कल काची। केडीएमके भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा रही है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु के कोंगुनाडु इलाके में है। 2019 से वो कांग्रेस नीति यूपीए के साथ है और अब विपक्षी एकता का हिस्सा बनने जा रही है। सांसद इस पार्टी के पास हैं ही नहीं। वीसीके यानी कि विदुल थलाई चिरुथलाई कांची भी इस विपक्षी एकता का हिस्से बनना जा रहे हैं। इस पार्टी का भी जनाधार तमिलनाडु में ही है। इस पार्टी को पहले दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया या दलित पैंथर्स लाइकम के नाम से जाना जाता था। लोकसभा में इस पार्टी के 2 सांसद हैं और विधानसभा में भी इसके पास 4 सीटें हैं। लेकिन 2024 के लिहाज से इनकी संख्या को 2 ही गिना जाएगा। बाकी इस विपक्षी एकता में शामिल होने वाली एक और पार्टी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का लोकसभा में 1 सांसद है जो केरल से है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा और केरल से लेकर तमिलनाडु तक थोड़ा बहुत प्रभाव तो है, लेकिन इसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। केरल सेंट्रिक यूनियन मुस्लिम लीग का लोकसभा में 1 सांसद है। केरला कांग्रेस जोसफ केरल के कुछ हिस्सों तक सीमित है, उसका भी 1 सांसद नहीं ही है। केरल कांग्रेस मणि के पास लोकसभा में 1 ही सांसद है जो विपक्षी एकता में आने को तैयार हो गया है। और अगर इन सभी 9 पार्टियों को मिला भी दिया जाए तो आज की तारीख में इनके सांसदों की कुल संख्या दहाई में भी नहीं पहुंच पा रही है। तो पहले 23 जून को हुई विपक्षी बैठक में शामिल रही 15 पार्टियों के अलावा अगर ये 9 और पार्टियां भी विपक्षी एकता का हिस्सा बन रही हैं
तो आज की तारीख में विपक्षी एकता में ऐसा कोई आमूलचूल बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है जिससे यह साफ हो सके कि विपक्षी एकता वाकई पार्टियों की संख्या बढ़ने तक ही नहीं बल्कि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने में भी कामयाब होती दिख रही है। बाकी 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में शामिल रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि केजरीवाल ने 23 जून को विपक्षी एकता के लिए जो शर्त रखी थी कि दिल्ली के विधेयक के विरोध में कांग्रेस रहेगी, उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लिहाजा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। बाकी विपक्षी एकता में बड़ा बदलाव ये भी है कि इस एकता की मजबूत धुरी बन रहे शरद पवार की खुद की पार्टी टूट गई है और अब शरद पवार के पास बचा क्या है ये शायद उन्हें खुद भी नहीं पता है। ऐसे में विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे लोगों को 9 और पार्टियों के जुड़ने से जितनी ज्यादा खुशी हो रही होगी, उससे ज्यादा परेशानी एनसीपी के टूटने और केजरीवाल की शर्तों पर हो रही होगी, जिससे इस विपक्षी एकता को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंच रहा है। बाकी लोकसभा चुनाव में अब भी 8-9 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो अभी कितने सियासी समीकरण बनेंगे और कितने बिगड़ेंगे तय नहीं है। तो फिलहाल इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।